नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी के 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के स्लैब 5% और 18% होंगे। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के लिए 40% की एक कैटेगरी बनाई गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी। अभी देश में जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसमें 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। सभी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने अपनी आपत्तियां भी जताई, जिन्हें जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला करेगी। क्या केंद्र सरकार हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के प्रपोजल आए हैं उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने केंद्र जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेगा। सर, क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव का समर्थन किया तो सर, और जो यूजेबल जो चीजें हैं रोजमर्रा की वो सब डिसाइड वहाँ होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और गीजर जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड गारमेंट्स, 500 से 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, HIV और टीबी के डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी और सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। 2 स्लैब्स की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स ही लगेगा। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की आलोचना की और नई दिल्ली को टैरिफ का महाराजा करार दिया। पीटर नवारो ने कहा कि भारत सस्ते रूसी तेल सौदे के जरिए लाभ कमाने की योजना चला रहा है। नवारो का ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने ही भारत से रूस से तेल खरीदने और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने में मदद करने का आग्रह किया था। नवारो ने यह भी आरोप लगाया कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजदीक जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ रही है, खासकर तब से जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% कर दिया। Sustainable are those secondary tariffs against India, and how important are those to hold Russia accountable? Well, let's talk about India. I would refer you to the piece I did in the Financial Times that appeared on Monday. And the Indian situation is very interesting. A lot of people don't know this, but prior to Russia's invasion of Ukraine in February of 22, India bought virtually no Russian oil. Let me say it again. Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, India bought virtually no Russian oil. I mean, it was like 1% of their needs. So the argument somehow now, as the percentage has gone up to like 30 and 35%, that somehow they need Russian oil
to cool their homes or cook or drive their cars is nonsense. And what I do in the Financial Times article is I illustrate how Russian refiners have gotten in bed with Italian refiners in a game in which they get cheap Russian crude, follow me here, they get crude at a discount, and then they make refined products which they sell at premium prices into Europe, Africa, and Asia. It's strictly profiteering by the Indian refining industry, big oil. Now think about India when you think about the tariffs we're putting in place. 25% because they cheat us on trade, 25% because of the Russian oil. I ask you this, what is the net impact on the Americans because of our trade with India? Well, let's think about it. They have higher tariffs, there are Maharaja tariffs, higher non-tariff barriers. We run a massive trade deficit with them, so that hurts American workers, hurts American businesses. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. And President Trump sees that chessboard beautifully, and you guys need to write about that. That's what's going on there. And in many ways, the road to peace runs. भारत की स्पेस इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश में दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का निर्माण किया गया, उसे लॉन्च किया गया और दक्षिण एशियाई देशों को डोनेट कर दिया गया। नारायणन ने कहा कि हमने G20 देशों के लिए G20 सैटेलाइट भी तैयार किया है। 10 साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे पास केवल एक स्टार्टअप कंपनी थी। आज स्पेस इंडस्ट्री में भारत के पास 300 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। GSLV F-16 रॉकेट ने 30 जुलाई को सबसे प्रतिष्ठित नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को सटीक रूप से स्थापित किया। अगले 2-3 महीनों में इसरो USA का 6,500 किलो का संचार उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसे हमारे लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल स्तर पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग कुल फर्मों का 90% से ज्यादा हिस्सा है। ये औसत 70% से ज्यादा रोजगार भी पैदा करते हैं। MSME 35 से 45% तक का योगदान GDP में दे रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह योगदान काफी महत्वपूर्ण है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में MSE 30% GDP में योगदान देते हैं और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। MSME एक्सपोर्ट भी 2020-21 में 3,95,000 करोड़ रुपए से बढ़कर इस फाइनेंशियल ईयर में 12,39,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में 6.5 करोड़ MSME को हर साल $5.2 ट्रिलियन की वित्तीय कमी का सामना करना पड़ता है। भारत में ये क्रेडिट गैप करीब 28 लाख करोड़ रुपए है। इस अंतर को पाटने में NBFC अहम भूमिका निभाती है। आज NBFC MSME को फाइनेंस करने के इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुकी है। ये न सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति दे रही है। आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नीतिगत सहयोग के चलते NBFC की भूमिका MSME को मजबूत बनाने में काफी प्रभावी साबित होने वाली है। कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियों की असाधारण उपलब्धियां, ग्रामीण सड़कें और आवास ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूसा में वृहद कर्मचारी संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हर दिन हर क्षण महत्वपूर्ण है और अपनी जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने में सभी अपना अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमारा काम राष्ट्र निर्माण का है और सब लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी एक ईंट लगाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, ICAR और ग्रामीण विकास मंत्रालय की देश के विकास में अहम भूमिका है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज अनाज के भंडार भरे हुए हैं। चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम दृढ़ निश्चय से और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में पूरी मेहनत से किसानों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। कुछ भी बिकता है, बायोस्टिमुलेंट के नाम पर, जैव उत्तेजक के नाम पर 30,000 चीजें, दवाइयां बिक रही थी। 30,000 दवाइयां। अब किसान को पता ही नहीं कि इनका फायदा है कि नहीं। डीलर ने कहा कि ये डाल लो, ले जाओ, फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। और कई बार ये भी कह दिया कि 1 बोरी 2 बोरी डीएपी चाहिए तो ये 2 बोतल ये ले जाओ। किसान ले गया, फायदा हुआ कि नहीं? कई जगह पेस्टिसाइड डालने से फसल और खराब हो गई क्योंकि वो पेस्टिसाइड घटिया था। किसान तबाह और बर्बाद हो गया। लाइफ में देखने का क्या मतलब है? लाइफ में देखने का मतलब है हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि घटिया बनाने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर दें। ये बायोस्टिमुलेंट के बारे में हर साल 1-1 साल बढ़ता जाता था कि चलो कोई प्रोटोकॉल है तो अगले साल बनाएंगे, उसके 1 साल बाद देखेंगे, तब तक बेचने दो। इस बार स्ट्रिक्टली हमने तय किया कि किसी भी हालत में आईसीआर के कोई संस्थान हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जब तक 3 जगह डाल के देख के ये सिद्ध नहीं हो जाता कि इससे किसानों को कोई फायदा है, तब तक वो उत्पाद हम बेचने नहीं देंगे, उसको अधिकृत मानेंगे ही नहीं, वो अवैध हो जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे, कई तो सामने आई नहीं जब ये कहा कि ये प्रोटोकॉल है। अच्छा, जुगाड़ में थे कि इधर से उधर से कहीं से हो जाए, सिफारिशें बहुत आई कि साहब और 1 आध साल बढ़ा दो। हमने तय किया किसी भी कीमत पर नहीं, जब तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता कि इसको डालने का कोई फायदा है, तब तक नहीं बेचने देंगे। तो हजारों तो आई नहीं, 22,000 30,000 में से आई नहीं। ये प्रयोग करवाने के डाल के देखें किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर के पास, और जो 8,000 आए उसमें से भी अब तक जो जांच हुई 642 के आसपास ऐसे पाए गए जिनको डालने से फायदा है। अब ये कौन का काम है बताइए? कि हम किसान को लुटते देख सकते हैं? अगर कि किसान लुटता रहे और हम बैठे रहें तो हमारा और हमारे विभाग का मतलब क्या है? सरकार लाइफ में देखने का मतलब है ऐसी चीजों को सख्ती के साथ हम कैसे रोक दें। उसके लिए अब नया कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो बेईमान हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है, और तब सरकार लाइफ में दिखेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र ने पिछले महीने सकारात्मक वृद्धि की राह पर मजबूती से कदम उठाए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के अनुमानों के अनुसार जुलाई में प्रमुख कपड़ा वस्तुओं का निर्यात $3.1 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल से $2.94 अरब की तुलना में 5.3% ज्यादा है। सेगमेंट वाइज आंकड़े दर्शाते हैं कि इस साल जुलाई में रेडीमेड कपड़ों का एक्सपोर्ट $1.34 अरब रहा। कारपेट निर्यात 8% से ज्यादा बढ़कर $133 मिलियन का हो गया, जबकि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। जुलाई में ये $153.4 मिलियन तक पहुंच गया। कपड़ा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जुलाई में 6 प्रमुख कपड़ा वस्तु समूहों का कुल निर्यात $3.1 अरब को पार कर गया, जो मिक्स्ड ग्लोबल बिजनेस परिस्थितियों के प्रति मजबूती दर्शाता है। रेडीमेड गारमेंट्स, जूट, कालीन और हैंडीक्राफ्ट की निरंतर मांग ने विकास की गति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून के महीने में 19,37,000 नए कर्मचारियों को ईएसआई योजना के तहत शामिल किया। इन आंकड़ों के मुताबिक जून में 34,762 नए प्रतिष्ठान भी इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दायरे में आए, जिससे और ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला। कुल नए रजिस्टर्ड कर्मचारियों में से 9,58,000 युवा कर्मचारी थे, जिनकी आयु 25 साल से कम है। ये संख्या कुल रजिस्ट्रेशन का करीब आधा हिस्सा है, जो दिखाता है कि बड़ी संख्या में युवा इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। आंकड़ों से यह भी सामने आया कि जून में 4,13,000 महिलाओं और 87 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया। इससे स्पष्ट होता है कि ईएसआईसी सभी वर्गों के कर्मचारियों को कवर कर रही है। मई के महीने में युवाओं के 9,46,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार।
अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।